हौसले हो बुलंद तो डर की क्या औकात, जब ले ही लिया फैसला तो पीछे हटने की क्या बात। आ जाओ इसी के साथ आज हम क्लास 10th के बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि इस पेपर को अगर सॉल्व कर लोगे तो बोर्ड पेपर में अगर बैठोगे तो वहां पे बहुत ज्यादा आपको आराम मिलेगा, लगेगा कि हाँ हम कोई मॉडल पेपर सॉल्व करके आए हैं। और एक गारंटी है कि अगर सब मॉडल पेपर इतना सॉल्व करा रहे हैं हम, आप लोग कर लिए तो मैथ में 70 में से 70 लाने में आपको कोई नहीं रोक सकता। 70 में से 70 लेके आओगे आप लोग, केवल मेहनत करते रहो और मैथ को मारो धुआं और धुआं कर दो। ठीक है, चलो इसमें देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सहअभाज्य संख्या का युग्म है। बेटा इसमें ऑप्शन दिया है कौन सा, एक दिया है 14, कितना दिया बेटा 14, 35। दूसरा ऑप्शन दिया है, दूसरा क्या दिया 18, 25, क्या दिया है 18, 25। तीसरा दिया है, तीसरा क्या दिया है 31, 93, कितना दिया है 31, 93। और चौथा दिया है, चौथा क्या दिया है 32 और 62। ठीक है, 32 और 62। तो बताना है इसमें से सहअभाज्य संख्या कौन सा है। तो बेटा सहअभाज्य संख्या कौन सी होती है, वे संख्या जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल और केवल एक हो, वही क्या कहलाता है, सहअभाज्य संख्या कहलाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर इसका निकालोगे तो कितना 14 और 35 का, तो 14 का होता है बेटा कितना 2 गुणे 7 और 35 का होता है बेटा 5 गुणे 7, जो कि उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है 5 है। लेकिन जब 7 है, सॉरी 7 है, तो 7 जब उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया तो अभाज्य संख्या हो ही नहीं सकता, सहअभाज्य संख्या नहीं होगा, यह ऑप्शन रॉन्ग होगा। जब 18 और 25 को देखोगे आप लोग, तो 18 को जब देखोगे तो 18 का क्या होता है 2 गुणे 2 दूनी कितना 2 गुणे 3 और गुणे 2 3 6 त्रिक 18, 2 गुणे 3 गुणे 3 होता है बेटा। और 25 का जब देखोगे तो हो जाएगा 5 गुणे 5। देखो इस दोनों में से कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब यहाँ पे एक कर दे, यहाँ पे एक कर दे, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होगा। अतः यह ऑप्शन सही होगा बेटा, क्या होगा, यह सहअभाज्य संख्या होगी। इसका देखोगे बेटा 31, 93, तो 31 या 93 डायरेक्ट 31 उभयनिष्ठ है, तो यह भी नहीं होगा। 32 और 62 का देखोगे, इसमें पहले ही तुमको 2 दिख रहा है उभयनिष्ठ, तो ये भी सहअभाज्य नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन नंबर दूसरा 18 और 25 सहअभाज्य संख्या होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, इसको मिटाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है द्विघात समीकरण 3x² - 4x के मूलों का गुणनफल है। क्या कह रहा है बेटा 3x² - 4x बराबर 0, यही दिया है 3x² - 4x = 0 के मूलों का गुणनफल है। पहला ऑप्शन दिया बेटा, इसमें कितना दिया, पहला 0, दूसरा ऑप्शन दिया है बेटा क्या दिया है 4/3, और तीसरा ऑप्शन दिया है, तीसरा क्या दिया है -4/3। ठीक है, और चौथा ऑप्शन जो दिया है क्या दिया है 3/4। तो मूलों का गुणनफल बताना मतलब द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण में क्या होते हैं, मूलों के 2 मूल होते हैं द्विघात समीकरण, अल्फा और बीटा का होता है बेटा c/a। जब देखोगे तो यहां से 3x² - 4x = 0 को ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करोगे तो c नहीं है, a = 3 हो जाएगा और b = -4 हो जाएगा, c = नहीं है तो बेटा 0 हो जाएगा। यहाँ पे रखोगे 0, c का वैल्यू कितना होगा 0, a का वैल्यू कितना होगा 3, इसका वैल्यू कितना आएगा बेटा 0 होगा। ठीक है, मूलों का गुणनफल कितना होगा 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, बिंदास इसको तुम लोग कर सकते हो और एकदम आराम से समझ के, कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। तो चलो इसके दूसरे क्वेश्चन को कर लिए हम लोग, इसके अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है। और जो भी ये क्वेश्चन है बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप लोग करोगे तो एकदम पेपर को क्या करोगे, पेपर में बैठोगे गर्दा उड़ा दोगे पूरा, क्या करोगे गर्दा उड़ा दोगे। तीसरा कह रहा बेटा समरूप त्रिभुज की विशेषता होती है, क्या होती है, उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होते हैं। ठीक है, ये तो हमको पता है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है बेटा बराबर होता है। ठीक है, समानुपाती होते हैं, सही बात है।
दूसरा दिया संगत कोण बराबर होते हैं, ये भी बात सही है बेटा, समरूप त्रिभुज के संगत कोण भी बराबर होते हैं, बात सही है बेटा। तीसरा दिया उपयुक्त में से दोनों, तो जब दोनों सही है तो सही बात यही तो होगा, अगला दिया इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा होगा, तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त में से दोनों ही सही ऑप्शन होंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है, ठीक है। अगला दिया है बेटा, क्या दिया है कि cos 60 और cos 30 माइनस sin 60 sin 30 का मान बताइए। तीसरा था बेटा, ये चौथे पे आ जाओ, क्या दिया है, cos 60 cos 30 माइनस sin 60 sin 30 का मान बताइए। तो बेटा आप लोग मान निकालने में माहिर हो, यहाँ पे सबका मान रख दोगे और सॉल्व कर लोगे तो क्या होगा, इसका मान निकल जाएगा। अगर नहीं निकालना चाहते हो, इसका मान मिनटों में सॉल्व करना चाहते हो, इतना लंबा नहीं करना चाहते, मिनटों नहीं सेकंडों में सॉल्व करना चाहते हो, ये जानते हैं cos a cos b माइनस sin a sin b cos a प्लस b का फार्मूला होता है, क्या होता है, तो हो जाएगा cos यहाँ पे 60 प्लस 30, तो हो जाएगा बेटा cos 60 30 90, और cos 90 का मान कितना होता है, 0, तो इसका हो जाएगा बेटा 0 आंसर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कर लोगे आप लोग। अगला दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्त की माप नहीं है, बेटा ये कौन सा था, चौथा था। अगला इसके बाद वाला केंद्रीय प्रवृत्त की माप नहीं है, यह बताना है, तो कौन केंद्रीय प्रवृत्त की माप नहीं होगी, पहला दिया माध्य, दूसरा दिया बहुलक, तीसरा दिया माध्यिका, चौथा दिया है मानक विचलन। तो बेटा केंद्रीय प्रवृत्त की जो माप होती है, ये माध्य होती है, बहुलक होती है, क्या होती है, और क्या होता है, माध्यिका होती है, क्या होती है, माध्यिका होती है बेटा। यह तीनों, यह भी होता है, यह भी होता है, यह भी होता है, तो होगा कौन सा, नहीं होगा, तो कौन सा होगा, हमारी लास्ट ऑप्शन सही होगा, मानक विचलन वाला, ठीक है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगला दिया है बेटा, इसको मिटाते हैं हम, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया बेटा, कह रहा दो बिंदुओं के निर्देशांक -8, 0 तथा 0, -8 है, तो इन बिंदुओं से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक बताइए। बेटा मान लिया दो बिंदु हैं, जिसका नाम है A और दूसरे का नाम है B, इसका नाम है A, इसका नाम है B, तो यहाँ का दिया है बेटा -8, 0, और यहाँ का दिया है 0, -8, इसके मध्य बिंदु का क्या पूछा है, इस बिंदुओं के बने रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो बेटा मध्य बिंदु का निर्देशांक, मान यहाँ पे बिंदु P है और इसके निर्देशांक होंगे x, y। यहाँ से जब देखोगे बाबू, इसको मान लेना आप लोग x1, इसको y1, इसको मान लेना x2, इसको y2, तो जब x का वैल्यू निकालोगे, x इक्वल टू क्या होगा, होता है x1 प्लस x2 बाई 2, और y इक्वल टू क्या होता है, y1 प्लस y2 बाई 2। इतना कर लोगे, इतना करने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो x बराबर यहाँ पे क्या होगा, x1 कितना -8 और x2 कितना है 0/2, और y का करोगे बेटा, y1 कितना है, y1 है 0 और y2 है -8, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बटे 2, तो x बराबर आएगा बेटा -4, y बराबर भी आएगा -4, इसका निर्देशांक जो होगा -4, -4, इसका क्या होगा, निर्देशांक हो जाएगा, ठीक है, इतना आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो नोट करो 1 मिनट, इतना कर लोगे आप लोग। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 का विविधकर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलो क्या कह रहा है बेटा, मान लिया क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7वां, क्या कह रहा है, ध्यान देना, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 बराबर 0, 2x² - 4x + 3 इक्वल टू 0 का विविधकर निकालना, क्या निकालना बेटा, विविधकर निकालना, विविधकर निकालोगे बेटा मतलब d इक्वल टू b² - 4ac का वैल्यू निकालना, ठीक है। तो क्या होगा, दिया कितना 2x² - 4x + 3 इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या करना तुम लोग, लिखना ax² + bx + c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे तो a इक्वल टू हो जाएगा 2,
b इक्वल टू हो जाएगा -4 और c इक्वल टू हो जाएगा 3। अब b का d निकालना, d इक्वल टू b स्क्वायर -4ac से करोगे तो b का वैल्यू कितना -4 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू कितना बेटा 2 और c का वैल्यू कितना है 3। तो माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस 3 दूनी 6 चौके 24, यहाँ पे आ जाएगा -8। इसका विभेदक जो होगा बेटा क्या होगा -8 और इसका मान बेटा क्या आया है माइनस में आया है तो मूलों की प्रवृत्ति जो होगी क्या होगी अवास्तविक होगी या इसे हम काल्पनिक मूल भी कह सकते हैं। ठीक है, कर लोगे बिंदास, एकदम धाकड़ टाइप का क्वेश्चन था और बहुत ही हल्के में आ गया। चलो मिटाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान बताइए। बेटा दिया है 15 cot a बराबर 8, तो sin a और sec a का वैल्यू हमसे पूछा है। क्या पूछा है, sin a का वैल्यू और sec a का वैल्यू हमसे पूछा है। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो इतना धुरंधर बन जाओगे सॉल्व करते। sin a sec a क्या, cos a और tan a और cosec a का भी मान चुटकी बजा के निकालोगे। ठीक है, तो कितना दिया है इसको लिख सकते हैं 15 इंटू कॉट ए बराबर 8, तो कॉट ए बराबर हो जाएगा 8/15। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, यहाँ पे हो जाएगा आधार और यहाँ पे हो जाएगा बेटा लंब। ठीक है, लंब का मान निकल गया 15, आधार का मान निकल गया 8। अगर हम एक समकोण त्रिभुज बना ले और यहाँ पे बिंदु ए दे दें, यहाँ पे बी दे दें, यहाँ पे सी दे दें, यहाँ पे कोण हो जाएगा बेटा, इसके सामने वाली भुजा यह लंब होगी, यह 90 अंश होगा, यह कर्ण होगी और यह आधार होगा। ठीक है, अब यहां से आधार कितना है 8 है, लंब कितना है 15 है। तो बाबू पाइथागोरस प्रमेय लगाना तुम लोगों की जिम्मेदारी है और कर्ण भी निकालना तुम लोगों की जिम्मेदारी है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, 15 15 225 और 8 28 64, 225 प्लस 8 28 64 मतलब हो जाएगा बेटा लगभग 289 और उसका वर्गमूल निकालोगे, कर्ण का मान आएगा 17। ठीक है, इतना करोगे। साइन ए का मान पूछा है तो साइन ए बराबर होगा लंब बटे कर्ण, यही होता है लंब बटे कर्ण। लंब का मान है 15 और कर्ण का मान हो जाएगा 17, आंसर हो जाएगा। सेक ए का मान पूछा है, सेक का क्या होता है आधार बटे नहीं कर्ण बटे आधार, सॉरी बेटा क्या होता है कर्ण बटे आधार, यह होता है सेक का। तो कर्ण कितना है 17, आधार कितना है 8 हो जाएगा। ऐसे कॉस का पूछा होता तो कॉस ए क्या होता है सेक का उल्टा हो जाता, और कोसेक का पूछा होता बेटा तो साइन का उल्टा हो जाता नहीं होता, और टैन का पूछा होता तो टैन वाला तो डायरेक्ट यही कॉट का उल्टा कर दो 15/8, सबका वैल्यू निकाल के बता देते आप लोग, कोई परेशानी या कोई दिक्कत होने ही नहीं पाता। ठीक है, चलो नोट करो इसको, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल क्रम से 121 वर्ग सेंटीमीटर तथा 289 वर्ग सेंटीमीटर है तो क्या करना है बेटा, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। बेटा दो समरूप त्रिभुज है, एक त्रिभुज मान लिया यह हो जाएगा ए बी और सी, और दूसरा त्रिभुज यह हो जाएगा कौन सा, मान लिया इसको पी क्यू और आर। इसका दिया बेटा क्षेत्रफल 121 और इसका दिया 289। तो क्या पूछा है, इनके भुजाओं का अनुपात बताइए। ठीक है, यही पूछा ना बेटा, भुजाओं का अनुपात बताइए। तो जब समरूप त्रिभुज होते हैं बेटा तो समरूप लिख लेना बेटा, त्रिभुज ए बी सी क्या है, समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो क्या होगा यहां से बेटा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे बेटा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये क्या होगा, इनके भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, यह होगा ए बी बटे कौन सा पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, इसका कितना दिया बेटा 121 दिया है, इसका कितना दिया है 289 दिया है, ये हो जाएगा ए बी बटे पी क्यू का
स्क्वायर। ठीक है, या हम लिख सकते हैं ए बी बटे पी क्यू का स्क्वायर बराबर 121 बटे 289। कर लोगे तो यहाँ से स्क्वायर है बेटा, स्क्वायर हटाएंगे ए बी अपान पी क्यू बराबर हो जाएगा कितना, 11 बटे 17। तो ए बी रेशियो पी क्यू, भुजा का अनुपात पूछा था, 11:17 इसका माना जाएगा। ठीक है, कर लेना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम इजी क्वेश्चन है। और क्या करोगे, इससे पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएगा और तुम लोग धुआं और धुआं कर दोगे। ठीक है, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन हम लोग आराम से कर लिए। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, जो कि बहुत ही कम समय में 9 क्वेश्चन को हम लोगों ने धुआं और धुआं कर दिया, पूरा एकदम धुआं धुआं दिख रहा है। ठीक है, चलो आ जाओ मेरे लाल। क्या दिया, यदि किसी व्यंजन का माध्य कितना है 16 है और बहुलक 13 हो तो क्या दिया है बाबू मेरे लाल, माध्य 16 दिया है और क्या दिया है, बहुलक 13 दिया है। बहुलक दिया है बेटा, कितना दिया है, 13 दिया है। तो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है हमसे माध्यिका। क्या पूछ रहा है बेटा, माध्यिका बताना है। तो माध्यिका से हमें प्यार है, यह है तो माध्यिका को हम लाएंगे ही और उसको बताएंगे। तो बेटा इसमें एक संबंध होता है माध्य माध्यिका और बहुलक में। क्या होता है, माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 ब्रैकेट में माध्य माइनस माध्यिका। क्या होता है बाबू, माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 ब्रैकेट में माध्य हो जाएगा बेटा माइनस माध्यिका। यह होता है बेटा, इसका रिलेशन होता है और बहुत जबरदस्त रिलेशन होता है। ये रिलेशनशिप जन्मों जन्मों नहीं, 7 जन्मों नहीं, जन्मों जन्मों तक चलता रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, इसको याद कर लेना। तो बाबू माध्य दिया है 16, यहाँ पे रखेंगे 16, बहुलक दिया है 13, यहाँ पे रखेंगे 13 बराबर 3। माध्य दिया है बेटा 16 माइनस माध्यिका, हमको निकालना हमें पता ही नहीं है तो माध्यिका लिख लेंगे। कितना करोगे बाबू बेटा मेरे लाल, तो 16 में से 13 जाएगा, 3 बचेगा बराबर 3, 16 माइनस माध्यिका हो जाएगा। कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए, अगर होगा तो उसको भी खत्म कर दिया जाएगा। तो 3 को इधर लाओगे बेटा, 3 16 माइनस माध्यिका लिख ले रहे हैं आप लोग समझने के लिए, तो बराबर हो जाएगा 3। यह बेटा गुणे में है, इधर जाएगा बटे में, तो 16 माइनस माध्यिका जो होगी बेटा बराबर कितना हो जाएगा, 3 बटे 3, इससे काटोगे आएगा 1। 1 को इधर लाओ, माध्यिका को उधर लेके जाओगे तो माध्यिका बराबर हो जाएगा बेटा, माध्यिका उधर जाएगा, इधर माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, 1 इधर प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 16 माइनस 1। तो माध्यिका जिसकी हमें बड़े बेसब्री से तलाश थी वो आएगा कितना, 15। और यही हमारा हो जाएगा आंसर, जिसका मुझे था इंतजार, इसी का था ना, आ गया। चलो नोट करो, फिर चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा गला सूख रहा है तो गले की सिंचाई कर ली जाए, तब तक आप लोग क्वेश्चन नोट करो। ठीक है, कर लिए बेटा, माध्यिका आ गया। अब इसको हम मिटाते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए √3 एक अप्रमेय संख्या है। तो ठीक है भैया, अगर हमको सिद्ध करना तो हम करेंगे, आप कह दिए कोई बात नहीं, चलो आ जाओ। क्या कह रहा है, सिद्ध करना है √3 एक अप्रमेय संख्या है, सिद्ध करना है। तो मानेंगे बेटा इसके विपरीत, माना √3 एक परिमेय संख्या है। कितना कर लोगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो √3 होगा यह p/q के बराबर होगा, जहां pq अभाज्य संख्या है और इनका उभयनिष्ठ क्या होगा बेटा, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा, बस और कुछ नहीं होगा। ठीक है, और q का वैल्यू कभी 0 नहीं होना चाहिए, याद रखना है, Q नॉट इक्वल टू 0। इतना कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करना, यहां से इसको लिख सकते हैं √3q इक्वल टू p। यहाँ पे क्या करना बाबू, दोनों पक्षों का वर्ग कर देना, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से देखो
√3 हट जाएगा, 3 हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा। अब देखो बेटा यहाँ पे 3 क्या कर रहा है, पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो 3 क्या करेगा, पी को भी विभाजित करेगा। तो लिखना बेटा पी स्क्वायर 3 से विभाजित है, अतः पी भी 3 से विभाजित होगा। इतना लिख लोगे बेटा। यहां से विभाजित होगा बेटा, पी स्क्वायर का मान कुछ होगा, कुछ ले लेंगे, तो माने बेटा पी इक्वल टू, माना पी इक्वल टू 3k, इसको मान लेना समीकरण नंबर 1। पी का मान यहाँ पे उठा के रखोगे बेटा, नहीं तो पी स्क्वायर बराबर निकाल लो, पी इक्वल टू 3k, पी स्क्वायर इक्वल टू 9k स्क्वायर। तो बेटा पी स्क्वायर का वैल्यू कहाँ पे उठा के रखना, समीकरण नंबर 1 में। तो 3 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर की जगह पर रखेंगे 9k स्क्वायर, हो जाएगा 9k स्क्वायर बराबर 3 क्यू स्क्वायर, तो k स्क्वायर बराबर 3 क्यू स्क्वायर बाई 9, 3 त्रिका 9, तो देखेंगे k स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 3। अब देखो बेटा यहाँ पे 3 क्यू स्क्वायर को भी विभाजित करता है, अतः 3 क्यू को भी विभाजित करेगा। 3 या लिखना बेटा क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है, अतः Q भी 3 से विभाजित होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बाबू जो कि उभयनिष्ठ गुणनखंड इसका क्या हो गया, 3 हो गया, जो कि लिखना इसका, या इसे लिख देना P व Q का, P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, क्योंकि बेटा 3 P को भी विभाजित कर रहा है और Q को भी कर रहा है, इसलिए उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होगा, 3 होगा, जो कि हमारी कल्पना का क्या है, विरोधाभास है। हमने माना था उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होगा, 1 होगा। लिखना बेटा यह हमारी कल्पना का विरोधाभास है, ठीक है। अतः किसकी कल्पना, तुम्हारी कल्पना, हमारी कोई कल्पना नहीं है, ठीक है। कल्पना का विरोधाभास है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या होगा। ये थोड़ा बेटा थ्योरी टाइप का, थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा लिखना पड़ेगा। तो ऐसे लिखोगे √3 दे दे, √5 दे दे, √7 दे दे, √2 दे दे, कुछ भी दे दे, बेस यही करते हुए चले जाना और तुरंत सॉल्व करके आंसर लिखना यहाँ पे, ऐसे डायरेक्ट आंसर, और एग्जामिनर क्या करेगा, चेक करेगा, नंबर तुरंत देगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा थ्योरी टाइप का है, बस थोड़ा सा समझोगे, दिमाग लगाओगे और करते हुए चले जाओगे। कोई भी दे दे बेटा, √2, √3, √5, 7, कुछ भी दे दे जो अभाज्य संख्या बेटा, जिसका कोई करनी से बाहर ना निकल पाता हो, ठीक है। इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या पेशी देता है अपना। चलो आ जाओ, इसको मिटाएं बाबू। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है बेटा, चलो देखो, a का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निकाय ax + 2y = 2 दिया बेटा, कितना ax + 2y = 2, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। और 8x + ay = 4, 8x + ay = 4, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। कहा है कि इसके के अपरिमित रूप से अनेक हल हो। तो बेटा जब अनेक हल होता है तो वहां पे कंडीशन होती है a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के बराबर होता है c1/c2 की। इस कंडीशन में इसको उठा के रख दो, a का मान अपने आप दौड़ते हुए आएगा, कोई दिक्कतें नहीं होगी, ठीक है। क्या करो, यहां से देखोगे a1 का वैल्यू a होगा और a2 का वैल्यू 8 होगा, b1 का वैल्यू 2 होगा और b2 का वैल्यू a होगा, c1 का वैल्यू 2 होगा और c2 का वैल्यू 4 होगा। इतना कर लोगे आप लोग, इतना करने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। उठा के मान रखोगे a1/a2 a/8 = b1/b2 2/a = c1/c2 2/4। तो जब बेटा सब आपस में बराबर है, किसी एक को उठा के हम बराबर कर ले रहे हैं, मान लिया इसको और इसको बराबर करेंगे, तो a/8 = 2/4 हो जाएगा।
और 4 टू जा 8, 2 टू जा 4, ए का वैल्यू आ जाएगा कितना 4। इसको और इसको करते तब भी आ जाता बेटा, कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि जब करते 2 अपान ए इक्वल टू 2 अपान 4 पलट देते तो ए अपान 2 इक्वल टू 4 अपान 2 हो जाता, 2 से 2 कैंसिल, ए इक्वल टू 4 तब भी आ जाता। कान चाहे ऐसे पकड़ो और चाहे हाथ घुमा के लाके ऐसे पकड़ो, बतिया क्या है कि नहीं है? तो काहे नहीं से पकड़ो तुरंत है, काहे इतना घुमत हो जाएगा। चलो इतना करने के बाद आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फिर, बेटा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, दिए गए चित्र में पी यस क्यू बराबर पी टी टी आर है। क्या है बेटा, पी यस क्यू बराबर दिया बेटा पी एस अपान यस क्यू बराबर पी टी अपान टी आर दिया है बेटा। क्या किया है, ये दिया है, ठीक है। तो तथा कोण और भी दिया है पी एस टी बराबर कोण पी आर क्यू है, ठीक है बेटा। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। बेटा हमें सिद्ध करना है त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो बे बाबू यह कैसे सिद्ध होगा, यह आप लोगों को करना पड़ेगा कि यह कैसे सिद्ध होगा। चलो आ जाओ, और चित्र भी दिया बेटा, चित्र ऐसे दिया कुछ इस प्रकार, कुछ फिगर दिया बेटा, इसका आप लोग बना लेना अच्छे से देख के। यहाँ पे P, यहाँ पे Q, यहाँ पे R, और यहाँ से बेटा ले गया है, यहाँ पे दिया S, यहाँ पे दिया है T, ठीक है बेटा। यहाँ तक करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और क्या दिया बाबू, चलो यह कोण यस कोण R के बराबर दिया है। यह कोण बेटा थीटा है, तो यह कोण भी क्या है, थीटा है। दोनों कोण क्या है, आपस में बराबर है। इसी को हमें क्या करना है बेटा, सिद्ध करना है कि बड़ा वाला त्रिभुज पी क्यू आर क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इतना आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। दो त्रिभुज हमको दिखेगा बेटा, देखो पी क्यू आर और पी एस टी, दोनों में पी आर आर पी क्या होगा, वह निष्ठ हो जाएगा। तो लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर तथा त्रिभुज पी एस टी में। कितना कर लोगे बेटा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। वही बेटा कोण P जो है कोण P के बराबर होगा दोनों में, क्यों बेटा, यह उभयनिष्ठ कोण है। कितना कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद यह कोण दिया है इसके बराबर, दिया नहीं दिया है। और बाबू भुजा भी दिया है, क्या दिया है, पी एस अपान यस क्यू बराबर पी टी अपान टी आर, क्या किया है, दिया है। चलो इसको लिखो बेटा पी एस क्यू मतलब यहां तक, तो पी क्यू माइनस पी एस कर दे, निकल जाएगा। तो हो जाएगा पी क्यू माइनस पी एस, हो जाएगा पी टी और बटे टी आर यहां से यहां तक का क्या हो जाएगा, पी आर माइनस पी टी कर दोगे बेटा। पी आर माइनस क्या होगा, पी टी, कोई दिक्कत नहीं होगी। दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, करोगे यहां से इसका गुणा इसमें करोगे तो हो जाएगा पी एस इंटू पी आर माइनस पी एस इंटू पी टी बराबर, पी टी का गुणा इसमें करोगे तो पी टी इंटू पी क्यू माइनस पी टी इंटू और पी एस। चलो तो पी टी इंटू पी एस, पी टी इंटू पी एस दोनों साइड में बेटा, इससे यह कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। हो जाएगा पी एस इंटू पी आर बराबर पी टी इंटू पी क्यू। पी एस कहां पे है, यहां पे है, और यस क्यू नहीं है बेटा, पी एस और क्या है यहाँ पे पी क्यू। हाँ ठीक है, पी एस है और पी क्यू को इधर कर लो, और हो जाएगा बेटा पी एस अपान कौन सा आ जाएगा, पी क्यू बराबर क्या होगा यहाँ पे, पी टी अपान क्या होगा बेटा, और पी आर ये निकल गया बेटा। भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया, देखो इस भुजा का अनुपात इसके बराबर हो गया, और यह कोण दोनों में क्या हो गया बेटा, उभयनिष्ठ हो गया। तो साइड एंगल साइड से यह त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा, ठीक है बेटा।
यहां से हम कर सकते हैं त्रिभुज पी क्यू आर समरूप होगा बेटा किसके, त्रिभुज पी एस टी के। कैसे, साइड एंगल साइड से। तो जब साइड एंगल साइड से बेटा यह इसके समरूप होगा, और हमसे क्या बोला है, इसको सिद्ध करना है। क्या करना है बेटा, यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो कर लो, यहां से करोगे क्या होगा, आ जाओ। इसमें देखोगे बेटा यह पी यस अनुपाते पी क्यू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि समरूप त्रिभुज है बेटा। और पीटी पी आर हो जाएगा, पीटी अनुपाते पी आर। और कौन सा, एस टी अनुपाते किसके हो जाएगा बेटा, क्यू आर के। यह भी क्यों, समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात लिख देना, समरूप त्रिभुज के भुजा का अनुपात। इतना करने में कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। इतना जब कर दोगे, समरूप त्रिभुज के भुजा का अनुपात बराबर हो गया, तो कोण P बराबर होगा कोण P के, और कोण यस बराबर होगा बेटा कोण किसके, कोण यस बराबर होगा कोण क्यू को, किसके बराबर होगा बेटा, कोण यस बराबर होगा कोण, नहीं तो संगत कोण हो जाएगा बेटा, कोण यस बराबर होगा कोण क्यू के। देखो यहां से संगत कोण हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद देखोगे कोण टी बराबर हो जाएगा कोण आर के, कोण टी बराबर कोण आर। समरूप त्रिभुज के कोण हो जाएंगे संगत कोण से। उसके बाद दिया क्या है बेटा, दिया है कोण यस बराबर कोण आर, यह दिया है, देखो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बाबू यहां पर देखोगे कि कोण आर यहां पे है, कोण आर यहाँ पे, कोण यस के बराबर है, और यस किसके बराबर है, कोण क्यू के बराबर। तो इसको मानना 1, इसको मानना 2, इसको मानना 3, इसको मानना 4। मान लोगे इससे और इससे करना समीकरण, किससे, 2 4 से क्या होगा, कोण क्यू बराबर कोण कौन सा आर हो जाएगा, हो जाएगा बेटा। अतः क्या होगा, क्यू, क्यू के सामने वाली भुजा कौन सी होगी बेटा, पी क्यू, क्यू है क्योंकि पी आर, क्या होगा पी आर, आर आर के सामने वाला भुजा बेटा पी क्यू, समान कोण के सम्मुख भुजा से हो जाएगा बेटा। और जब दो भुजा आपस में बराबर हो गए, अतः क्या होगा, अतः लिख देना बेटा, अतः त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ नहीं करना है, इसमें दिया है बेटा, इसको देख लेना, यह दिया इसको देख लेना, दोनों त्रिभुज उठा के बना लेना, फिगर दिया रहेगा। दिया है कि देखो P, इसमें देखो कोण यस कोण आर के बराबर है, दोनों त्रिभुज में देखेंगे P Q R में यह कोण Q क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा। तो बेटा जब यहां से हम सॉल्व करेंगे, जो दिया है इससे जब सॉल्व करेंगे तो यहां से PS अनुपाते आ गया PQ के, और PT बेटा यह वाला अनुपाते आ गया PR के। तो दो भुजा का अनुपात मिल गया, कोण मिल गया, तो मतलब साइड एंगल साइड से त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। जब समरूप होंगे तो इस भुजा का अनुपात इसके बराबर है, तो इस भुजा का अनुपात भी इसके बराबर हो जाएगा। कर लेंगे बेटा, तो क्या होगा, समरूप त्रिभुज के कोण बराबर होते हैं, तो कोण बराबर कर लेंगे। यहां से बेटा इससे और इससे उठा के लिख देंगे, यह और यह बराबर आ गया, तो क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और बेटा यहाँ पे लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, यह वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मिटाते हैं इसको, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है बेटा, एक 40 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु के छिन्नक के वृत्ताकार सिरों की त्रिज्या 38 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, शंकु के छिन्नक की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बेटा शंकु का एक छिन्नक है, कुछ इस प्रकार होगा, छिन्नक ये हो जाएगा बेटा, और इसकी ऊंचाई दिया है, कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई कितना दिया बेटा, इसकी जो ऊंचाई होती है दिया है कितना, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी त्रिज्या दिया है 38 सेंटीमीटर, मान लिया कैपिटल आर। इसकी त्रिज्या दिया है कितना बाबू, 8 सेंटीमीटर, मान लिया स्मॉल आर, ठीक है। तो शंकु की छिन्नक की क्या पूछा है, त्रियक ऊंचाई, यह होती है बेटा इसकी त्रियक ऊंचाई यल, और यही हमसे क्या किया है, पूछा है। तो त्रियक ऊंचाई यल बराबर क्या होगा बेटा, यल इन अंडर रूट
एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। तो यल बराबर एच का मान है 40 का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर 38 माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगी। 40 का स्क्वायर होगा 1600 प्लस 38 में से 8 गया बचेगा 30 और इसका स्क्वायर। तो यल इक्वल टू इन अंडर रूट 1600 प्लस 30 का स्क्वायर 900, यल इक्वल टू इन अंडर रूट 2500 कर लोगे बेटा। 2500 का वर्गमूल हो जाएगा 50। त्रियक ऊंचाई जो होगी कितनी होगी, यह आ जाएगा हमारा 50 सेंटीमीटर। गर्दा कर दोगे कोई दिक्कत नहीं आने पाएगी, ठीक है। चलो इतना कर लेना आप लोग, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और उसको भी देखते हैं कि वह क्या कहना चाहता है। मिटाएं इसको बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है कि सभी कहा गया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके 272 और 1032 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो बाबू दिया है 272, क्या दिया है 272 और 1032 का क्या निकालना है, हमें एचसीएफ निकालना है, वो भी कैसे, यूक्लिड भैया के नियम से। तो यूक्लिड का नियम क्या होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो बाबू हमें ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वाले रूल से निकालना पड़ेगा। थोड़ा सा मार्कर हमें हल्का लग रहा है, आप लोगों को नहीं लग रहा होगा, कोई बात नहीं बेटा। क्या करेंगे हम, बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या से भाग देंगे। तो 272 से 1032 में भाग देंगे बेटा, लगभग 4 बार जाएगा, लेकिन 4 बार जाएगा तो इससे ज्यादा हो जाएगा, 3 बार लेके जाना बेटा आप लोग। तो 3 बार लेके जब जाओगे कितना हो जाएगा 816। तो एक उधार 12, 12 में से 6 गया 6, यहाँ पे बचा बेटा 2, 2 में से 1 गया 1 और यहाँ पे 10, 10 में से 8 गया 2। तो 216 से क्या करेंगे 272 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार 216। एक उधार 12, 12 में से 6 गया फिर 6 आएगा, यही होगा ना। और यहाँ पे कितना बचा 6, 6 में से 1 गया 5, ये हट जाएगा बेटा। अब कितना जाएगा 56 से 216 में, तो 50 चौक के 200 कितनी बार जाएगा, लगभग बेटा 3 बार जाएगा। तो 3 बार जब लेके जाएंगे 3 6 18 और 3 25 15 1 16, 168। एक उधार 16, 16 में से 8 गया 8 और यहाँ पे बचा 0, एक उधार 10, 10 में से 6 गया 4, 48। तो बेटा 48 से 56 में लेके जाएंगे एक बार 48, तो कितना बचेगा 8, 8 से क्या करेंगे 48 में, 8 6 48 हो गया, इनका भी काम तमाम, आ गया शेषफल 0। उठा के बेटा इसका यहाँ पे रख दो। ए सबसे पहले ए कितना होगा 1032 हो जाएगा। 1032 में कितना बेटा 272 गुणे क्यू कितना है बेटा 3 है, प्लस आर कितना आया है 216। अब 272 लाएंगे इधर, तो 216 गुणे कितनी बार गया है एक बार, प्लस शेषफल कितना आया है 56 आया है। कितना कर लोगे आप लोग ना, अरे तुम लोग तो मेरे लाल एकदम हीरो हो जाएगा। 216 को उधर लेके आओ, कितना होगा बेटा 56, 56 है ना, कितनी बार गया है 3 बार और शेषफल कितना आया 48। कर लोगे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर 56 को लेके आओगे इधर, कितना हो जाएगा 48 और कितनी बार एक बार प्लस 8, 48 को इधर लाओगे बेटा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 गुणे कितनी बार 6 बार प्लस 0। तो बेटा जहां पे R 0 वहीं पे क्या होता है बी HCF हो जाता है हमारा। तो HCF इक्वल टू बेटा 8, ये हो जाएगा इसका राइट या करेक्ट आंसर, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो जितना हो सके और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है बेटा। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगले क्वेश्चन ने क्या लेके आया हम लोगों के लिए। तो नोट करो, फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन की क्या फरमाइशें हैं। मिटाए बाबू। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, आ जाओ देखते हैं 16 नंबर क्या कह रहा। 16 नंबर कह रहा है त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है। बेटा एक त्रिभुज है एबीसी, ऐसे समझ लेना आप लोग, ए बी सी, इस पर एक बिंदु डी है बेटा, इस प्रकार है, इसको यहां से मिला दे रहे हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, कह रहा है इस प्रकार है कोण एडीसी बराबर, कोण एडीसी बराबर कोण क्या दिया है बाबू बीएसी। यह क्या किया है, यह दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद दिया तो सिद्ध कीजिए या दर्शाइए, दर्शाइए सी ए स्क्वायर बराबर क्या दिया है सी बी इंटू सी डी, यह दिया है बेटा।
CD इंटू CD, यह दर्शाना है। यहाँ से बेटा कुछ सॉल्व कर लो, तो CA स्क्वायर है बेटा, तो CA इंटू CA और CB इंटू CD कर सकते हैं ना, इतने तो अथॉरिटी हम लोगों के पास सही है कि हाँ यूपी हिला दे पूरा, इतना कर लोगे बेटा। उसके बाद इसको थोड़ा सा चेंज कर लो, CA को रहने दो, इसके बटे CB को ला दो, और यहाँ पे CD रहने दो और यहाँ पे ला दो CA, ये हमको बेटा क्या करना है, लाना है। यहाँ तक करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो त्रिभुज देखेंगे बेटा, कौन कौन सा त्रिभुज बोला है, त्रिभुज ADC और ABC या BAC कुछ भी बोला हो, कोण A बराबर दिया है, त्रिभुज A क्या दिया है, कोण ADC, तो मतलब कोण ADC, ए वाला कोण बेटा, तो BAC दिया बराबर कोण BAC या BAD दिया होगा बेटा, देखना पड़ेगा एक बार। चलो इसको करो, क्या दिया बेटा, ADC और BAC मतलब ए वाला कोण अगर पूरा रहेगा तो ठीक है। चलो तो क्या करेंगे बेटा, हम कोण ले लेंगे कौन सा, ABC और ADC में, त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ले लो, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC में, ABC और ADC। चलो यहाँ पे जब करोगे आप लोग क्या होगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पे कोण C जो होगी कोण C के बराबर होगी, देखो कोण C दोनों में आएगा, तो कोण C बराबर कोण C, कैसे बेटा, उभयनिष्ठ कोण हो जाएगा। अब क्या ये हमको लाना है, तो कोण C बराबर जब कोण C हो जाएगा तो यहाँ से त्रिभुज ABC क्या हो जाएगी, ADC के समरूप हो जाएगी। देखो ABC बेटा यह कोण इस कोण के बराबर है, यह कोण खुद के बराबर हो गया, तो त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा बेटा त्रिभुज ADC की, कैसे बेटा, एंगल समरूपता के नियम से। इतना कर लोगे, और जब इतना करोगे तो इसके भुजाओं का अनुपात क्या होगा बेटा, बराबर हो जाएगा, मतलब जो AB होगी वह AD के अनुपात के बराबर होगा, AB जो होगा यह वाला यह AD के अनुपात के बराबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसी प्रकार BC जब देखोगे तो BC किसके हो जाएगा, AC के हो जाएगा, BC नहीं, यहाँ पे CD किसके होगा बेटा, AC के हो जाएगा, या लिखना चाहो तो लिख लो AD, AB अपमान AD हो जाएगा AC CD के, AC जो होगा बेटा यह CD के हो जाएगा, CD के हो जाएगा बेटा, AC जो होगा यह CD के हो जाएगा, और BC बच रहा बेटा, BC जो होगा वो किसके हो जाएगा, इस त्रिभुज में कौन सा बच रहा है, AC बच रहा है, ठीक है। इसको उठा के लेके आओ बेटा इधर, तो कितना हो जाएगा, AC अपान CD बराबर BC अपान AC, यही है बेटा, नहीं है पलट लो, AC CD, तो इसको थोड़ा सा पलट लेना बेटा, पलटोगे 8CD हो जाएगा, CD अपान यहाँ पे CA लिख सकते हैं, और यह CA अपान यह CB या BC, देखो बेटा यह इसके बराबर आ गया कि नहीं आ गया, यही हम लोगों को लाना था। क्या होगा बाबू, इसका अनुपात जो यह होगा बेटा AB AD के कौन सा है, इसके हो जाएगा, AC जो होगा बेटा यह किसके हो जाएगा, अनुपात के CD के, और BC जो ये बड़ा वाला है यह किसके हो जाएगा, AC के, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ से आप लोग कर लोगे। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कितना, 15 16 किए, 17वें पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17, क्या कह रहा है बेटा, 5 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड खींचिए और इसे 2:3 के अनुपात में विभाजित कीजिए, दोनों भागों को माप कर लिखिए। बेटा क्या करना, 5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड लिख लेना, खींच लेना, इसका नाम A इसका नाम B, 2:3 बोला है बेटा, यहाँ से एक रेखा खींचना जिसका नाम दे देना AX, 2 और 3 को जोड़ेंगे, 2 + 3 कितना होता है, 5 होता है, इसको 5 बराबर भागों में 1 2 3 4 5 बराबर भागों में विभाजित कर लेना, इसका नाम दे देना A1, इसका A2, इसका A3, इसका A4, इसका A5। इतना करने के बाद कुछ नहीं करना, यहाँ पे स्केल को रखना, A5 को बिंदु B से मिला देना, ठीक है बेटा। मिलाने के बाद यहाँ पे प्रकार को रखना, और यहाँ पे ऐसे एक चाप लगा देना, चाप लगाओगे आगे कौन सा दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो A2 पे रखना, और यहाँ पे प्रकार को रखना और ऐसे एक चाप लगा देना।
फिर इसको माप लेना इसी प्रकार को रख के बेटा, फिर इसको भी माप लेना और यहाँ से जाते हुए चाप ऐसे खींच देना। ठीक है, यह बिंदु जो हो गया इसको मान लेना सी। यही बिंदु इसको क्या करेगा, 2:3 के अनुपात में विभाजित करेगा। दोनों को माप लेना आप और लिख देना यहाँ कितना इसका मान आया है। ठीक है, अगर रचना के चरण पूछ लिया तो करना कुछ नहीं, सबसे पहले लिखना ए बी एक 5 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचा। कितना करोगे, बिंदु ए से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा AX खींचा, उसे 5 बराबर भागों A1, A2, A3, A4, A5 में विभाजित किया। ठीक है, कितना करोगे, A5 को बिंदु B से मिलाया। ठीक है, कोण A5 जितना कोण या इस चाप के बराबर बिंदु A2 पे एक चाप लिया और यहां से या कोण A5 के बराबर कोण A2 से एक रेखा A2 से खींचा और बिंदु C रेखा AB को 2:3 के अनुपात में विभाजित किया। लिख लोगे रचना के चरण, कोई दिक्कत नहीं होगी। बनाओ, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा, 17 के बाद 18। मिटा इसको बेटा। 18 क्या कह रहा बाबू, कह रहा cot थीटा बराबर 7/8। यह बेटा इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। cot थीटा बराबर 7/8 तो दिया है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू निकालना। ठीक है, इसको लिखोगे बेटा, देखो 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 का स्क्वायर बेटा 1 होता है इसलिए नहीं लिख रहे हैं। यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, दोनों मिलकर हो जाएंगे कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा का मान है 7/8, ये हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर तो 7/49/8 का है 64। ये हो जाएगा बेटा इसका आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना, जब आएगा तो क्या करेगा 3-4 नंबर में आएगा और 2 लाइन का क्वेश्चन अगर कर दिए तो गर्दा गर्दा है, जलवा ही जलवा रहेगा, काला खड़ा करके अपना घूमोगे और नहीं होगा तो मुंह गिरा के घर आओगे। इससे अच्छा मेहनत करो और बढ़िया काला खड़ा करके घूमो। ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसको मिटाएं बेटा। देखो कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को हम पिछले वीडियो में करा दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो जाके उसको भी देख लिया करो, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितना भी करा दे रहे हैं हम इस वीडियो में, इससे बाहर एक क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। पूरा का पूरा जो 3-4 वीडियो है इसी में 70 नंबर का क्वेश्चन फंसेगा और आप लोग क्रैक करके आओगे पूरा, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। 70 में 70 लेके आओगे अगर मेहनत करोगे तो क्या दिया है अगला, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे करना माना पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक कितना है बेटा, x है और दूसरा क्या होगा धनात्मक पूर्णांक क्रमागत है बेटा, तो दूसरा हो जाएगा x प्लस 1। प्रश्नानुसार दोनों के वर्गों का योग 365 बोला है, यहाँ पे लिखना बेटा प्रश्नानुसार, क्या लिखना, प्रश्नानुसार कितना x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर बोला है बेटा 365। इतना करोगे यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 का 1 हो जाएगा और यहाँ पे 2x इक्वल टू 365 कर लोगे। x 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x प्लस 1 माइनस इसको लाओगे इधर माइनस हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस हो जाएगा बेटा कितना 365 प्लस 1 हो जाएगा माइनस 364 बराबर 0। दो कॉमन ले लो, उधर ले जाके 0 भाग दे देना, 0 हो जाएगा कितना होगा x स्क्वायर प्लस x और माइनस दो कॉमन लेंगे 182 बराबर 0। इसको तोड़ोगे बेटा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x और माइनस 182 बराबर 0। दोनों में कॉमन है x प्लस 14 और माइनस 13 कॉमन हो जाएगा x प्लस 14 बराबर 0 कर लोगे। x प्लस 14 दोनों में से कॉमन ले लो तो x प्लस 14 बचेगा x माइनस 13 बराबर 0, इतना कर लोगे। तो x बराबर कितना होगा बेटा, x बराबर हो जाएगा माइनस 14 और x बराबर 13। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बेटा है तो हो नहीं सकता, यह हो जाएगा। x का मान हो जाएगा बेटा पहली जो होगी 13 और दूसरा होगा 13 प्लस 1 मतलब 14 हो जाएगा, इसका दोनों
आंसर मिल गया। नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और पूरा ही जलवा है अपना, मैथ में जलवा दिखा के आना है, ठीक है। चलो नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कितने 19 हो गए, 20वें नंबर पे। मिटा इसको बेटा। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिंदु -4, 6 ए दिया है बेटा -6, 10 और बी दिया है 3, -8। तो जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगी? एक रेखाखंड है जिसका एक बिंदु है ए, इसका है बी, इसका निर्देशांक है -6, 10 ये बाबू, और दूसरा दिया है 3, -8, 3, -8। इसका निर्देशांक कितना दिया है बाबू? निर्देशांक दिया है कितना दिया है? -4, 6 ये मान लिया पी। इसको बेटा किस अनुपात में विभाजित करेगा? मान लिए m1 अनुपात m2 में विभाजित करेगा, ठीक है। यहां से जब करेंगे तो क्या करोगे? बस कुछ नहीं, इसको मानना x1, इसको मानना y1, इसको मानना x, इसको मानना y, इसको मानना x2, इसको मानना y2। अनुपात निकालने का सबसे अच्छा तरीका x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना? -4 इक्वल टू m1 नहीं पता है, x2 पता है बेटा, माइनस कितना गया? x2 3 है बाबू, 3 प्लस m2 नहीं पता है, x1 पता है, -6 अपान m1 प्लस m2 कर लोगे। इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे तो -4m1 -4m2 बराबर ये हो जाएगा 3m1 -6m2। तो बेटा m2 वाले को उधर लाओ, m1 वाले को उधर ले जाओ, हो जाएगा 6m2 प्लस में -4m2 बराबर 3m1 प्लस 4m1 कर लोगे तो 4 3 कितना हो जाएगा? 7m1 बराबर कितना बेटा? 6 में से 4 जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा? 2m2। m2 के इधर लाओगे m1 अपान m2 बराबर 2/7 या m1 अनुपात m2 बराबर 2 रेशियो। बेटा ये जो अनुपात आएगा 2:7 में क्या करेगा? इसको विभाजित करेगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कर लोगे आप लोग? चलो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको नोट करो, फिर अगले क्वेश्चन के गर्दा उड़ाते हैं। मुझे न छेड़ो हम सताए हुए हैं, पेपर से कहना है मुझे न छेड़ो हम सताए हुए हैं। 21 नंबर पे आ जाओ बेटा। त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर वाला एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बेटा एक गोला है, क्या ये गोला है? क्या है? बम का गोला नहीं, बस गोला, जिसकी त्रिज्या कितनी है? 4.2 सेंटीमीटर। मान लिया बेटा यह कैपिटल आर। इसको पिघला दिया जाता है, क्या किया गया? भट्टी में डाल दिया गया और पिघला दिया गया। पिघला तो उसको भाई देखो, जब तक तुम टाइट रहोगे कोई तुमसे कुछ नहीं कर पाएगा, जब तुम नरम हो जाओगे तो कुछ भी कर लेगा। पिघल गया तो नरम हो गया, तो इसको क्या करेंगे? सब इसको बेलन के रूप में ढाल देंगे। तो बेलन के रूप में बेटा मान लिया ढाल दिए कुछ इस प्रकार, ये ढल गया। अब इसको ढाल दिए सब लोग, यह भी सीधा साधा बेचारा था, ढल गया। इसकी त्रिज्या कितनी हो गई बाबू? 6 सेंटीमीटर शायद, हाँ 6 सेंटीमीटर। तो जब 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का बनाया गया तो इसकी कुछ ऊंचाई हो गई। तो क्या कह रहा है? आप लोग कृपया कष्ट करके हमें बता दीजिए कि इसकी ऊंचाई कितनी है। तो चलो क्या होगा? बेलन का जो आयतन होगा बेटा गोले के आयतन के बराबर होगा। देखो गोलों में छेद हो गया लग रहा है, मिला दो, छेदवा बंद कर दो। क्या होगा बेटा? बेलन का आयतन क्या होगा? बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन जो होगा बेटा यह गोले के आयतन के बराबर होगा। क्या होगा? गोले के आयतन के बराबर। तो बेलन का आयतन होता है बाबू 4 पाई आर स्क्वायर एच, और गोले को होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो पाई से पाई गया अपने मामा के यहाँ, क्या बचेगा? आर स्क्वायर एच बचेगा, यहाँ पे 4/3 और आर क्यूब। यह हो गया। अब तुम्हें आर त्रिज्या पता है ना, तो करना क्या? उठा के मनवा रख दो। तो बेटा आर कितना? 6 × 6 और एच बराबर 4/3
आर 4.2 गुणे 4.2 गुणे 4.2। एच का वैल्यू निकालना है तो हो जाएगा 4/3 और सबको बटे को नीचे ऊपर वाले को ऊपर 4.2 गुणे 4.2 और बच रहा नीचे कितना 6 गुणे 6 हो गया ना भाई। देखो 6 सत्ते 42 0.7 6 सत्ते 42 0.7 हो जाएगा और यहाँ 14 तिया 42 1.4 तो एच बराबर आएगा 4 गुणे 14 गुणे 7 गुणे 7 और बेटा 3 अंक के बाद दशमलव है तो 3 थी जीरो नीचे वाले के भागी आओ ठीक है। तो एच बराबर जब करोगे यहाँ पे तो उसको सॉल्व करोगे बेटा कितना हो जाएगा 14 चौके 56 7 सत्ते 49 बटे 1000 कर लोगे बेटा 49 गुणे 56 करके जल्दी से बताओ कितना होगा लगभग 2744 या 2749 के करीब कुछ आएगा बटे बेटा 1000 ठीक है हो जाएगा 2.744 सेंटीमीटर इतना ऊंचा बेलनवा बनेगा। बेलन बेलन जानते हैं बेलन की नहीं जानते हो कभी मम्मी खाना बनाए तब जाओ बेलन से मार खाओगे तो समझ में आएगा हो जाएगा कर लोगे। चलो फिर आओ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मिटाए बेटा इसको नोट करो जल्दी से धड़ाधड़ धड़ाधड़ कलम कॉपी लेके बैठा करो जल्दी जल्दी लिखा करो। तो आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अपनी रथ को क्या करते हैं प्रस्थान करते हैं। कितना दिया अगला क्वेश्चन बेटा निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत दर्शाते मात्र साक्षरता दर ज्ञात कीजिए ठीक है। साक्षरता दर प्रतिशत में दिया है बेटा साक्षरता दर दिया है दर प्रतिशत में क्या दिया बाबू दिया है 45 से 55 55 से 65 और 65 से 75 और कितना दिया बेटा 75 से 85 75 से 85 और 85 से 95 यह दिया बाबू और बारंबारता दिया है क्या दिया है बारंबारता यह दिया बाबू कितना दिया है 3 10 11 8 3 3 10 11 8 3 वर्ग चिन्ह x निकाल लो बेटा तो वर्ग चिन्ह निकाल लेना और fx निकाल लेना ठीक है। वर्ग चिन्ह निकाल लेना और क्या निकालना है बेटा यहाँ पे fx हो जाएगा। तो तुम लोग माहिर हो 45 और 55 कितना होगा 100 होगा 100 का आधा हो जाएगा बेटा 50 ऐसे इसका हो जाएगा बेटा 60 इसका हो जाएगा 70 इसका हो जाएगा 80 इसका हो जाएगा 90 कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। fx से निकालोगे 50 3 150 कितना हो जाएगा बेटा 150 ये हो जाएगा 6 दाएं 60 दाएं 600 हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगी। 11 सत्ते 77 हो जाएगा बेटा 8 ढाई 64 और 9 त्रिक 27 कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका होगा बेटा योग सिग्मा एफ जो होगा ये होगा 35 इसको ऐड करोगे बेटा सिग्मा एफ इंटू एक्स कितना होगा टोटल ऐड करना बाबू और लिखना 2430। तो माध्य जो बोला है बेटा एक्स बार सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ तो करोगे बेटा 2430 बटे 35। अब इसको काटना पीटना जितना मन करेगा और जो आंसर आएगा लगभग 69.43% के करीब आएगा इसका माध्य आंसर ठीक है। कर लोगे आप लोग कोई दिक्कत कोनो दिक्कत हो तो बताओ वैसे हो नहीं सकता नहीं ये हो नहीं सकता कि क्वेश्चन आए ना तुमको मिटा बेटा। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है मेरे लाल मेरे शेरों मेरे जवानों कितना कह रहा है क्या 23 कह रहा है कि दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए एबीसीडी एक वर्ग है और जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है। देखना बेटा थोड़ा सा हमारे पास दिक्कत है कि फिगर हाथ से बनाना पड़ता है ऐसे मान लेना यह एबीसीडी एक वर्ग है और इसमें बेटा क्या दिया ऐसे 4 वृत्त दिया है। आप लोग समझ जाना समझने के तुम लोग काबिल हो ऐसे 4 वृत्त दिया है ठीक है बेटा और दिया इसकी भुजा जो है कितना है 14 सेंटीमीटर सही से बनाना चाहो और बाबू वृत्त को छोड़कर जो भाग बच रहा है उसको क्या किया है ऐसे ऐसे छायांकित कर दिया है। तो बाबू क्या पूछ रहा है हमसे पूछा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो एक चीज बताना बेटा भुजा 14 ये भी 14 होगा 14 होगा ना कितना दिया है
14 सेंटीमीटर। ठीक है तो बाबू जब ये 14 होगा, एक चीज बताना, यहां से यहां तक का 14 होगा, यहां से यहां तक का 7 होगा, इसका व्यास 7, इसका व्यास 7, इसका व्यास 7, इसका व्यास 7। आर कितना होगा? आर हो जाएगा 7/2। तो छायांकित भाग जो होगा बेटा क्या होगी? छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये तो आप लोग निकाल लोगे बेटा, क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 वृत्त का क्षेत्रफल, 4 वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा बेटा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा स्क्वायर और 4 गुणे वृत्त का पाई आर स्क्वायर। भुजा कितना है? 14 का स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पे बेटा माइनस का चिन्ह रहेगा, सॉरी, 4, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर मतलब 7/2 गुणे 7/2। 14 14 में कितना होता है? 196 माइनस 7 से 7 गया घर, 2 दूनी 4 से 4 गया यहाँ, 22 सत्ते 154 हो जाएगा बेटा। और यहाँ 6 में से 4 गया 2, यहाँ पे कितना बचा? 9 में से 5 गया 4, 1 से 1 कैंसिल, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा बेटा जो भाग छायांकित होगी। कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने पिछले वीडियो में सॉल्व कर दिए हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा उसको हम लेके आएंगे, पूरे एकदम जोश और होश के साथ उसको सॉल्व कराएंगे। और आप लोग वीडियो को देख के अपना मैथ का पूरा अच्छे से तैयार कर लो, क्योंकि अगले पेपर मैथ में जब बैठोगे तो वहां पे क्या करो? पेपर को धुआं धुआं करो। ठीक है, थैंक यू सो मच।